हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th ज्योग्राफी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हमेशा की तरह इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेसन में मेजरली हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने क्लासिफिकेशन कितनी होती है रिसोर्सेज की, वगैरह वगैरह। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज। पहला सवाल, रिसोर्सेज क्या होता है? क्योंकि जब लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज इन सिंपल वर्ड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम कुछ बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बेनिफिट वर्ड सुनते ही लगता है कि इसका मतलब मेरे आसपास कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकूँ, वो रिसोर्स है। ऐसा भी नहीं है। तो रिसोर्स होने के लिए पहली बात तो ये कि वो कोई नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दूसरा ये है कि 3 क्राइटेरिया हैं जो उसे फुलफिल करने हैं, और अगर उसने वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल किया तभी हम उसे रिसोर्स कहेंगे। तो इसीलिए जो कुछ भी आसपास दिख रहा है सब कुछ नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो पहला क्राइटेरिया है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका क्या मतलब है? बहुत भारी भरकम सा वर्ड है, समझते हैं मतलब एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं कि जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में कोई जगह है जहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारा कोयला है, ऐसा मुझे पता चला है कोई गुप्त सूत्रों से। तो अब कोयला जो है वहाँ पे, क्या वो नेचुरल रिसोर्स है? तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम उस कोयले को वहाँ से बाहर निकाल सके, क्योंकि कोयला तो बहुत नीचे रहता है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं गई, खोदी और कोयला निकाल के ले आई। बहुत नीचे रहता है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इक्विपमेंट चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे, राइट? तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम उतने नीचे से कोयले को निकाल सकें? अगर है तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, कोल को रिसोर्स होने के लिए। ठीक है। अब दूसरे क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल। जहां इकोनॉमिक्स आ गया वहां क्या आ गया? पैसा। यानी कि ये जो कोल हमें निकालना है नीचे से, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इतने पैसे लगा करके हम वो कोल को नीचे से निकालेंगे। बट ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे हम लगाएंगे उसे निकालने के लिए, अब उस कोल को यूज़ करेंगे हम जहाँ पे भी, चाहे हम कुकिंग के लिए यूज़ करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो वो कितने का वर्थ है? मतलब एक एज्यूम करते हैं कि अगर मैं 100 रुपये लगाती हूँ उसको निकालने के लिए, अब हमें देखना ये है कि जब हमें वो कोल मिल जाता है और उससे हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कितने रुपए का वर्थ है। क्या वो 200 रुपये का वर्थ है? अगर है तब तो चलो ये प्रॉफिटेबल है, तब तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल है। लेकिन अगर मैंने 100 रुपये लगाए उसको निकालने में और जो वो दे रहा है वो 10 रुपये का बराबर है, तब तो ये करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि हम जितना इनपुट उसमें लगा रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं, उससे हमें उतने का वर्थ का आउटपुट मिलेगा कि नहीं। तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मान लेते हैं कि भाई कोल है वहाँ पे, मैंने सोच लिया कि हाँ चलो ठीक है, इक्विपमेंट भी है मेरे पास, सब कुछ है, अब जाके वहाँ पे खुदाई करते हैं। और पता चला जहाँ पे खोदना है वहाँ पे एक्चुअली एक बड़ा सा स्कूल है जहाँ पे गांव के सारे बच्चे जाते हैं और गांव में वही एक लौता स्कूल है। तो अब जब मैं वहाँ जाके कहूँगी कि भाई मुझे स्कूल तोड़ देना है, क्यों? क्योंकि मुझे नीचे से कोल निकालना है और कोल से मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो आप खुद सोच के देखो कि गांव के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि गांव का एक लौता स्कूल टिका रहे जिसमें उनके बच्चे पढ़ने जा सके, या फिर वहाँ से कोल निकलेगा और कोल से पता नहीं कब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और पता नहीं क्या होगा। तो ये जो है उन्हें कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट? या फिर अगर मान लेते हैं कि वहाँ स्कूल के बजाय कोई मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है, तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच्ड है उससे कि भाई यहाँ तो मेरे भगवान रहते हैं, इसको तोड़ के कहाँ हम कोल वोल निकालने जाएंगे,
राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी ये रिसोर्स हैं ये लोगों को कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती है, जिसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो इसी आधार पे अगर हम सोचें कि मान लेते हैं विंड तो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करता है, तो क्या विंड एक नेचुरल रिसोर्स है? सोच के देखते हैं, तीनों क्राइटेरिया मिलाते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या था? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम विंड की एनर्जी को किसी यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल है, विंड मिल्स। जब कभी भी आप गांव वगैरह में गए होंगे या कभी लंबी ड्राइव पे गए होंगे तो आपको बीच बीच में दिखती होगी ओपन एरियाज में विंड मिल्स, राइट। तो ये विंड मिल्स क्या करती है? विंड एनर्जी को हार्नेस करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो देखते हैं क्राइटेरिया नंबर 2, क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल है? खैर वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे कि भाई ठीक है, अब विंड मिल सेटअप करेंगे तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, इक्विपमेंट कॉस्ट है। तो इन सब कॉस्ट के साथ हम देख सकते हैं कि भाई इतना इनपुट लगा के हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो अगर वो फिजिबल हुआ तो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मान लेते हैं ये विंड मिल्स का जो सेटअप करना है, इसके लिए हमें जनरली ह्यूज स्ट्रेच ऑफ लैंड चाहिए होता है, खुला लैंड चाहिए होता है, क्योंकि तभी तो वहाँ पे तेज़ी से विंड ब्लो करेगी, राइट। अब क्या हमारे पास ऐसा एरिया ऑलरेडी है, या फिर हमारा ऐसा कुछ प्लान है कि भाई जहाँ पे लोगों की बस्ती है, बस्तियाँ उड़ा देंगे, लोग बेघर हो जाएंगे और वहाँ पे जाके हम विंड मिल का सेटअप करेंगे? ये तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के यूज़ में आती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो रिलीजियस प्लेस हो सकता है, वो कम्युनिटी का कोई प्लेस हो सकता है, राइट। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं हैं, अगर वो ऐसा जगह है जो ऑलरेडी ओपन एरिया है, जहाँ विंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हम ये सेटअप करने जा रहे हैं, तो वो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि विंड एनर्जी इज अ नेचुरल रिसोर्स। जब भी हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, हम देखेंगे कि रिसोर्सेज में एक बहुत ही क्रिटिकल और खतरनाक रोल प्ले करते हैं हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए विंड एनर्जी का ही। विंड जो है ये हमारा रिसोर्स है जो नेचर में खुद से रहता है, और यहाँ से हमने बना दिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी, विंड मिल्स के थ्रू। बट किसने बनाया? विंड मिल खुद से आसमान से तो नहीं टपका। ये जो विंड मिल की टेक्नोलॉजी आई, ये कौन लेके आया? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स थे बीच में, तभी जो है हम विंड से ला सके इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं फ्लोइंग वाटर की, बहते हुए पानी की। बहते हुए पानी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे भी हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं। कौन करता है ये सारा आइडिया, ये सारा एग्जीक्यूशन कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट अगर कोल की भी बात करें तो कोल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि यहाँ पे कोल माइन है, बट कोल की जो पूरी माइनिंग की जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग। तो ये जो पूरा जो एग्जीक्यूशन है ये करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे बहुत घपला है, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 तरह का होता नहीं है, ये अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होते हैं। मतलब बेसिस ही 4 हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो पहला बेसिस है वो है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ से नेचुरल रिसोर्स आया। तो कहाँ से आया, उस ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। तो अब देखते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये जो वर्ड है बायो, इसका मतलब होता है लाइफ। तो इस तरह की रिसोर्सेज को हम पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब ऐसी चीज़ों से जिसके अंदर जान है, जैसे कि जीव जंतु,
प्लांट्स, सब कुछ में जान है। तो इस तरह की चीज़ों से जिन रिसोर्सेज को हम पाते हैं वो है बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी बायोटिक हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह के रिसोर्सेज में आएंगे कोल, पेट्रोलियम, जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये फ्यूल्स की तरह काम आते हैं और इन्हें पाया जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो डीके हो जाते हैं, उसके डिकम्पोजिशन से फिर ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली कोल की बात करें तो कोल बनता है लैंड प्लांट से। जैसे लैंड प्लांट से जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि इनका डीके और डिकम्पोजिशन चलता रहता है अंडर द सॉइल, और अंडर हाई प्रेशर कोल बनता है कुछ सालों के बाद। तो इस तरह से कोल बनता है। अगर उसी तरह पेट्रोलियम की भी बात करें तो ये बनता है प्लैंकटन से। प्लैंकटन होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा टाइप ए बायोटिक, नाम से ही पता चल रहा है कि ए बायोटिक यानी कि बायोटिक का उल्टा। तो इस तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनमें जान नहीं है, जैसे सॉइल, वाटर, विंड। ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जान नहीं है, ये लिविंग नहीं है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें पानी भी चाहिए होता है, हमें सॉइल भी चाहिए होता है, हमें विंड भी चाहिए होता है, बट इनमें से कोई भी चीज़ लिविंग नहीं है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम कहते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज फिर से दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबिलिटी होता क्या है, यानी कि कोई भी रिसोर्स खत्म हो जाएगा, एक बार यूज के बाद खत्म हो जाएगा, यूज एंड थ्रो की तरह, या फिर उसको हम बार बार यूज कर सकेंगे। तो इस कैटेगरी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिन्यू इस वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई आपका बस पास एक्सपायर हो गया है, तो आप क्या करते हो, बस पास को रिन्यू कराते हो। लाइब्रेरी में कोई बुक जो है आपको रिटर्न करने का टाइम आ गया है, लेकिन आपको वो बुक थोड़े दिनों के लिए और चाहिए, तो आप क्या कराते हो, बुक को रिन्यू कराते हो। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी ठीक उसी तरह से कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, यानी कि इस तरह के रिसोर्सेज को हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं और इन्हें हम नेचुरली रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब नेचुरली रिप्लेस का क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल्स लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी जो है उसको हम कई तरह से यूज़ करते हैं, जैसे सोलर हीटर में यूज़ करते हैं, सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। लेकिन एक तरफ हम ये एनर्जी को यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ ये एनर्जी और आते रहता है। क्यों? क्योंकि ये सन से आता है, राइट? और सन तो हर दिन आता है, तो सूरज की धूप होती है, तो सोलर एनर्जी भी होती है। तो इसका मतलब ये जो है हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही नेचुरली रिप्लेस भी हो जा रहा है और हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। इनफैक्ट जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि उनको भी जो है हम नेचुरली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन वगैरह होते रहता है, फिर वो किसी और तरह का रिसोर्स बना देता है। करेक्ट? तो इस तरीके से उनका जो है साइकिल चलते रहता है। अब बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। इसका भी नाम से पता चल रहा है कि ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ऑपोजिट है, यानी कि इनको जो है हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इनको बनने में इतने ज़्यादा टाइम, इतने ज़्यादा साल लग जाते हैं कि ये आसानी से रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की या फिर अगर हम बात करें कोल की, तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं
जैसा कि मैंने बताया था कि डेड और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये बनते हैं, बट इनका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर चलते रहता है, उसको होने में ही बहुत टाइम लगता है। तो आज अगर हमारे पास लेट्स से कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कोल है और अगर हम उस पूरे कोल को यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल हमारे पास नया स्टॉक आ जाएगा कोल का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोल को बनने में ही करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। मिनरल्स, मेटल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं। ओनरशिप मतलब किसका है वो रिसोर्स, कौन उसका अधिकारी है। तो ओनरशिप के हिसाब से 4 तरह के रिसोर्सेज हैं: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बहुत आसान है। इंडिविजुअल यानी कि ये रिसोर्सेज जो है दे आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, किसी एक इंसान को बिलोंग करते हैं। जैसे कि मेरा घर मुझे बिलोंग करता है, राइट, वो मेरा है, तो ओनरशिप किसकी है? मेरी है। अब मेरे घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका ओनर कौन है? मैं हूँ, राइट। अगर मेरा घर इतना बड़ा है कि घर के अंदर एक पार्क है, तो वो पार्क भी मेरा है, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो कोई एक इंडिविजुअल का है, यानी कि उसे ओन करने वाला कोई एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे कुआं है, पार्क है, गार्डन है, जो भी हमारे घर के अंदर है या जो भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको हमने खरीद रखा है, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी यानी कि वो सिर्फ मेरा नहीं है, वहाँ पे रहने वाले सभी कम्युनिटी के लोगों का है। तो इस तरह के रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कम्युनिटी एंड एक्सेसिबल टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर एक बच्चों का खेलने का एरिया है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, सोसाइटी के अंदर एक पार्क है, एक जॉगिंग ट्रैक है। तो ये जो जगह है इसमें सिर्फ आप या आपकी फैमिली नहीं जा सकती है, यहाँ पे वहाँ पे उस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग जा सकते हैं, सभी फैमिलीज़, सभी बच्चे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज है, जैसे मतलब छोटा सा पॉन्ड हो गया विलेज वगैरह में जो नेबरहुड में है, या ब्रिज हो गया या पार्क हो गया, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बना हुआ है और वो किसी एक इंसान का नहीं है, वो उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम कहेंगे कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे कि मान लेते हैं ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड को सिर्फ इस घर के लोग नहीं, यहाँ के आसपास के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा ब्रिज है, ये सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे रहने वाले सभी लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये सारी कम्युनिटी रिसोर्सेस हैं। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। नेशनल यानी कि नेशन का है, तो नेशनल रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री, मतलब वो कंट्री के लेवल पे हैं वो रिसोर्सेज। सो देश में रहने वाले सभी लोग जो है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये। बट इस तरह के रिसोर्सेज नेशन के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे रिसोर्सेज इंडिया के अंदर लोकेटेड होना चाहिए और ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। इनके एग्जाम्पल्स, नेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा रोड्स ना तो मेरा है ना आपका है और ना ही मेरे कॉलोनी वालों का है, रोड्स सबका है। देश में रहने वाले कोई भी नागरिक जो है, नागरिक क्या पूरे देश में कोई भी जो है किसी भी रोड को यूज़ कर सकते हैं। तो रोड्स, रेलवेज, ये जो है ये किसके अंडर आता है? कौन कंट्रोल करता है इन्हें? गवर्नमेंट, राइट। इतना ही नहीं, जितने नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल का कोई एक ओनर नहीं है, राइट, किसी एक जन का नहीं है वो, ये सारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या कह सकते हैं नेशनल रिसोर्सेस हैं। फिर जैसे कैनल्स, डैम्स वगैरह हैं, कोल माइंस, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारे नेशनल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आता है। कभी कभी हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स किस तरह का रिसोर्स है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जैसे अगर हम एक स्कूल की बात करें,
और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो स्कूल है ये किस तरह का रिसोर्स है, क्या ये इंडिविजुअल रिसोर्स है या फिर ये कम्युनिटी रिसोर्स है या फिर ये नेशनल रिसोर्स है। अब एक एक करके देखते हैं। ये स्कूल अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने खरीद रखा है तो ये क्या होगा, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। मतलब इस पूरे स्कूल का एक मालिक है, ज़मीन उसकी है, स्कूल बनाया उसने है, तो स्कूल का मालिक वही हुआ, तो उस केस में ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। लेकिन अगर ये स्कूल इस तरह से बना हुआ है कि वो किसी एक जन का नहीं है, हो सकता है एक एरिया में रहने वाले 100 फैमिलीज़ ने मिलके कुछ कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, सबने कुछ कुछ पैसे दिए हैं और सबने मिल करके वो स्कूल बनाया है और वहाँ पे वो उस एरिया के सभी के बच्चे वगैरह आते हैं। तो इस केस में जो ओनरशिप है वो किसकी है, वो एक जन की नहीं है, वो कम्युनिटी के सभी लोगों की है। तो वो उस केस में ये हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। अब अगर ये स्कूल इस तरह से बना हुआ है कि ये सरकार के कंट्रोल में आता है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया नेशनल रिसोर्स। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में लोकेटेड है शायद। इनफैक्ट इंडिया में आपने देखा होगा कि जगह जगह गाँव में शहरों में गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं। तो ये सारे स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करता है और इन स्कूल में भारत में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा वहाँ एडमिशन ले सकता है, राइट। तो एक स्कूल जो है इंडिविजुअल रिसोर्स भी हो सकता है, कम्युनिटी रिसोर्स भी हो सकता है और नेशनल रिसोर्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो स्कूल का ओनरशिप किसके पास है। बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब अब हम सिर्फ देश के लेवल पे ही बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि उस केस में कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेशनली कंट्रोल्ड होता है, जैसे कि सी, समुंदर के थ्रू ही जितनी नेविगेशन होती हैं, राइट, या फ्लाइट जो है हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लेके जाता है। समुंदर के थ्रू जो जहाज होती है वो भी समुंदर के थ्रू जाती है। तो ये जो सी है या ओपन एयर है जहाँ से हमारा जहाज या फ्लाइट जो है जा रही है, ये सब क्या है, ये सब तो कोई भी यूज़ करता है, राइट। जो आसमान है, फ्लाइट आने जाने के लिए इंडिया भी यूज़ कर रहा है, अमेरिका भी यूज़ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल रिसोर्स हैं। तो इसी तरह से सी, ओपन एयर, ओशनिक रिसोर्सेस, ओशन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इसके अंदर बहुत वैरायटी के प्लांट्स, बहुत वैरायटी के एनिमल्स, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो ओशनिक रिसोर्सेज ये सारे जो है ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जब हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ओशंस जो हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ में आती हैं, राइट। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया है, अब इंडिया में भी अगर हम इस साइड देखें तो ये सारा क्या है, कोस्टल एरिया है जो समुंदर के बिल्कुल किनारे में है, कुछ कुछ एरियाज़, राइट। तो जो भी ओशन वाला एरिया कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के पास आता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे या नहीं। जैसे इंडिया के आसपास जो ओशन वाला एरिया है ये इंडिया के लिए तो बहुत पास है, तो इस ओशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्या इंडिया अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है या फिर वो इंटरनेशनल रिसोर्स कैटेगरी में आएगा। तो उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो इस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए एक रूल बनाया गया है कि ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ EEZ बिलोंग टू ओपन सी। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो ये टर्म्स समझाते हैं। EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया के आसपास का जो जोन होता है जहाँ पे कंट्री को पूरा हक होता है कि वो वहाँ का ओशनिक रिसोर्सेज यूज़ कर सके, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि जैसे इंडिया है तो इंडिया के आसपास का एकदम बाउंड्री के पास का जो ओशन वाला जगह है उस जगह में इंडिया को राइट है कि वो ओशन के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और उस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब कहाँ तक है, एक लिमिट डिसाइड करके रखना चाहिए। नहीं तो इंडिया कहेगा भाई मैं यहाँ तक का यूज़ करूँगा सारा रिसोर्स, ये सब मेरा है,
कोई कंट्री कहेगा नहीं मैं तो पूरा ही यूज़ करूँगा, तो कहाँ तक, वो लिमिट क्या है। तो इसीलिए ये सेट कर दिया गया है कि ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स जो है ये एक यूनिट होता है जिससे हम समुंदर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसका अगर हम मीटर में बात करें तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स, 1852 मीटर्स होता है एक नॉटिकल माइल, ठीक है। तो ये इस रूल के हिसाब से कि 200 नॉटिकल माइल तक जो है इंडिया अपने लिए यूज़ कर सकता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, किसी भी कंट्री के लिए जिसके बाउंड्री में ओशन आता है वो 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया तक ओशनिक रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। उसके बाद का जो जगह है वो ओपन सी को बिलोंग करता है, वो किसी को बिलोंग नहीं करता, वो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। तो मान लेते हैं अगर ये एक कंट्री है, ठीक है, तो इस कंट्री के पास इस एरिया में मान लेते हैं कि सी है, ठीक है। तो सी का जो इतना सा एरिया है यानी कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स ये जो है यूज़ कर सकता है, बट इसके बाद का जो ओशनिक रिसोर्सेज है उसका वो यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बाद का जो एरिया है दैट बिलोंग्स टू ओपन सी। क्लियर है? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेवलपमेंट स्टेटस यानी कि एक रिसोर्स कितना डेवलप हुआ, उसको हम कितने हद तक यूज़ कर पाएँ, कितने हद तक यूज़ नहीं कर पाएँ, इसके बेसिस पे रिसोर्सेस होते हैं 4 तरह के: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, यानी कि बहुत एबिलिटी है कुछ करने की, राइट। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है बहुत कुछ करने की, यानी कि वो पाया जाता है बहुत एबंडेंस में लेकिन नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। सो दे आर फाउंड इन एबंडेंस, बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी कि उनमें एबिलिटी होती है कि उनको बहुत अच्छे से यूज़ भी किया जाए बेनिफिट के लिए, लेकिन उन्हें उतने अच्छे से यूज़ किया नहीं जाता है। जिस हिसाब से वो पाया जाता है उस हिसाब से वो डेवलप्ड नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में विंड एनर्जी जो है ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है। विंड एनर्जी इन राजस्थान, आपने देखा होगा क्योंकि राजस्थान में जो है प्लांट्स वगैरह कम है, डेजर्ट एरिया है, तो खुला खुला एरिया है, विंड काफ़ी तेज़ी से वहाँ ब्लो करता है। तो विंड एनर्जी को अगर चाहे तो बहुत तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट यूटिलाइज होता भी है, बट जिस हिसाब से विंड एनर्जी पाया जाता है उस हिसाब से इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फाउंड इन अबंडेंस बट नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। सो ये एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल रिसोर्स का। उसी तरह से अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं जिसके किनारे में समुंदर है, वहाँ पे टाइडल एनर्जी जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है क्योंकि वो टाइड से आती हैं। अब वहाँ समुंदर है तो ऑब्वियसली टाइड से है तो टाइडल एनर्जी है, लेकिन यहाँ भी ठीक उसी तरह से टाइडल एनर्जी भी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, बट उस हिसाब से डेवलप नहीं है। तो ये हो गए हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिसोर्सेज डेवलप्ड हैं, तो दे आर फाउंड इन एबंडेंस एंड सर्वेड टू बी यूटिलाइज्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ये पाया भी जाता है पर्याप्त मात्रा में और इसको सही तरीके से पूरे ढंग से यूज़ भी किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पाया जाता है कोल माइंस, तो इन स्टेट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे पाया भी जाता है एबंडेंस में और इनको यूज़ भी किया जाता है उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है कोल माइनिंग करने के लिए। अब रिसोर्सेज कितने डेवलप्ड हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की क्वालिटी कैसी है। अगर हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है तो शायद वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होंगे उस तरह के रिसोर्सेज। तो ये था डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब बात करेंगे स्टॉक की। स्टॉक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ऐसे इन जनरल हम स्टॉक कब यूज़ करते हैं? जब हम कहते हैं अरे मेरे पास तो स्टिकर्स का पूरा स्टॉक है, यानी कि मेरे पास बहुत सारे स्टिकर्स एक्स्ट्रा जमा करके रखे हुए हैं, मेरे पास किताबों का स्टॉक है,
ऐसा जब भी हम कहते हैं, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हमने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं स्टॉक में, ठीक है। तो अब रिसोर्सेज के केस में जब हम कह रहे हैं स्टॉक, इसका मतलब है दीज आर द रिसोर्सेज दैट हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड्स बट रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूटिलाइज देम इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, मतलब उनको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो मतलब बहुत मैजिकल हो जाएगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि टेक्निकली उसको यूज़ कैसे करें, तो हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्टॉक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्स अलग है। पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होता था कि उसमें रिसोर्स बहुत एबंडेंस में है और हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं, बट उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जितना वो एबंडेंस में प्रेजेंट है। बट स्टॉक के केस में क्या है कि ये रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, बट हमें पता ही नहीं है कि उनको यूज़ करना कैसे है। चूंकि हमें पता ही नहीं है तो हो क्या रहा है, वो स्टॉक होता चला जा रहा है, वो जमा होता चला जा रहा है, वो एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है नेचर में। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब रिसोर्सेज में पोटेंशियल है, हमें पता नहीं यूज़ कैसे करें, तो वो स्टॉक होता चला जा रहा है। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर का। हम सबको पता है कि वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकें तो दे कैन बी यूज्ड एज एक्सेलेंट फ्यूल्स। जिस तरह से हम कोल, पेट्रोलियम वगैरह को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं। बट हमें यही नहीं पता है कि हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करें कैसे, तो हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करेंगे रिजर्व्स की। रिजर्व्स क्या होता है? Reserves have the potential to satisfy needs. Required technical know-how to utilize them is also available, but limited or no exploration. मतलब ये जो है स्टॉक से एक कदम आगे है, यानी कि इनके अंदर पोटेंशियल है, इनका टेक्निकल नो हाउ भी हमें पता है, इनको यूज़ कैसे करना है वो नॉलेज हमारे पास है, लेकिन हमने इसको इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मतलब हमने जो है ये जो हमारी नॉलेज है इसको इतना इम्प्लीमेंट करके इनको यूज़ करने का ट्राई ही नहीं किया है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिजर्व्स। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट इनको हमने इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया है। उसी तरह से अगर हम बात करें रिवर वाटर की, नदी के पानी को जो है हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसको भी जो है हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इसीलिए ये है रिजर्व्स, मतलब कि यहाँ पे हमें पता है रिसोर्सेज हैं, हमें पता है कैसे यूज़ करना है, बट अभी तक हमने उनको यूज़ किया नहीं है, तो ये हो गए रिजर्व्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों चीज़ें बिल्कुल क्लियर है और आपस में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो फटाफट एक कंपैरिजन देखते हैं इन चारों टाइप के रिसोर्सेज के बीच में। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये सारे ही अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये अवेलेबल हैं तभी तो ये रिसोर्सेज हैं। क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ऐसी चीज़ें जो नेचर में अवेलेबल हों और जो हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है। टेक्निकल नो हाउ की अगर हम बात करें कि भाई हमें मतलब इसको यूज़ कैसे करना है, वो नॉलेज की अगर बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्स में हमें वो नॉलेज है, डेवलप्ड रिसोर्स में भी है, लेकिन स्टॉक में हमें वो नॉलेज नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उसको यूज़ करना कैसे है। रिजर्व्स के केस में भी हमें वो नॉलेज है। एक्सप्लोर्ड, कितनों को हमने एक्सप्लोर किया है? ये दोनों को तो हमने एक्सप्लोर किया है, स्टॉक को हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, रिजर्व्स को भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। डेवलप्ड कौन सा है? सिर्फ डेवलप्ड रिसोर्सेज है। पोटेंशियल जो है इसमें एक्सप्लोर भी किया है, बट उस हद तक डेवलप्ड नहीं है जिस हद तक होना चाहिए था। एग्जाम्पल्स अगर ले तो पोटेंशियल रिसोर्स में विंड एंड सोलर एनर्जी हो जाएगा राजस्थान और गुजरात में, डेवलप्ड में हो जाएगा कोल माइंस झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ में, स्टॉक में हो जाएगा वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बट हमें पता नहीं है उन्हें निकालना कैसे है, रिजर्व्स के अंदर हो जाएगा फॉरेस्ट्स। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम अगर देखें तो इंडिया में कुछ कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ कुछ अलग जगह हैं जहाँ कुछ कुछ अलग रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करें झारखंड की, वहाँ पे कोल बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कोल नहीं मिलता है।
अगर हम बात करें राजस्थान की, वहाँ पे विंड एनर्जी एबंडेंस में है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहाँ शायद विंड एनर्जी इतनी अबंडेंस में नहीं है। अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल के कुछ कोस्टल एरियाज़, महाराष्ट्र, तो वहाँ टाइडल एनर्जी पाई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य प्रदेश या बिहार की बात करें तो वहाँ कोई टाइडल एनर्जी नहीं होती है। तो चूँकि इंडिया में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी क्यों है ये पहले जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे रीजंस हैं कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करना मस्ट है। रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब रिसोर्सेस ऑलरेडी लिमिटेड हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बहुत ही समझदारी के साथ यूज़ करें, उसका वेस्टेज ना करें, ताकि हम आने वाले जनरेशन्स के लिए भी कुछ रिसोर्सेज छोड़ सकें, राइट। तो इसीलिए रिसोर्स डिप्लीशन जो है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। रिच एंड पुअर डिवीजन, चूँकि ये जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। तो एक तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऑलरेडी होते हैं और ऊपर से उनको और रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता रहता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रिच एंड पुअर डिवीजन, चूँकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज का जो डिवीजन है वो इक्वली नहीं होता है, इस वजह से कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं उन्हें और रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता चला जाता है, और जिनके पास कुछ नहीं होता है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से जो अमीर लोग हैं और जो गरीब हैं इनके बीच का जो फ़र्क है, जो फासला है, वो और बढ़ता चला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, अब जब ये सारे रिसोर्सेज, जब भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की ही बात करें, कोल है, पेट्रोलियम है, तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रह जाता है बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है साइंस में कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये हीट को अपने अंदर ट्रैप करने की एक अद्भुत एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से यह हम ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह भी पढ़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस की वजह से होती हैं। तो इससे होता यह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हीट ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हम अर्थ के अंदर आ जाता है बट बाहर नहीं जा पाता है, और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही बढ़ जाता है, और ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से पूरा जो पृथ्वी का बैलेंस है वही बिगड़ जाता है। जैसे कि जितने भी स्नो वगैरह है माउंटेन्स के ऊपर वो सारे पिघलने लगते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने हैबिटेट लूज़ कर देते हैं, उनका घर वगैरह सब खत्म हो जाता है, वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो मतलब पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होता है। अच्छा, अब ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन का एक, ओजोन इज O3, तो ओजोन का गैस का एक जो लेयर रहता है ये बना रहता है हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास, ताकि सन के अंदर जो सनलाइट हमारे अर्थ के अंदर आती है उसके अंदर कुछ कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो ओजोन लेयर होता है ये अल्ट्रावायलेट रे को अंदर नहीं आने देती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। लेकिन अब इतने ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ होने की वजह से कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने लगते हैं जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर ख़त्म होने लगता है, ओजोन लेयर में होल्स आने लगते हैं। उससे क्या हो रहा है, यानी कि हम जो है अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज हो जाते हैं, तो हमारे लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो किस तरह के केमिकल्स से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, केमिकल्स जैसे कि CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको रेफ्रिजरेटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हम क्या, अब हो ये गया है कि रिसोर्सेज हैं इससे हमको बेनिफिट है, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने लगेंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये धीरे धीरे हमारे सामने आने लगेंगी। पोल्यूशन,
ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि एक्सेसिव रिसोर्सेज के यूज़ से पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब हम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं। इतने इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारे कहीं ना कहीं से पानी को, सॉइल को दूषित करती है और इस तरह से ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को थोड़ा समझदारी के साथ यूज़ करें ताकि हम इन सारे प्रॉब्लम्स का शिकार ना बने। काफ़ी वैलिड रीजंस हैं हमारे पास जो हमें कह रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और यही हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि डेवलपमेंट, ऐसी प्रगति दैट डजेंट हार्म द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ भी रहे हैं तो थोड़े ही टाइम पे हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट हम पे बैकफायर कर देगा, राइट। तो इसीलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और अब हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए। अब देखते हैं कि रिसोर्स की प्लानिंग के लिए हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। जो पहला स्टेप आप लेंगे वो है कि रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस वेरियस रीजन्स। जैसा कि अभी अभी हमने देखा था कि इंडिया में जो है रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं, मतलब कुछ रीजन्स में कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो कुछ और रीजन्स में कुछ दूसरे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें जैसे कि महाराष्ट्र या उड़ीसा या गोवा, यहाँ पर टाइडल एनर्जी काफ़ी पाई जाती है, राइट। हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं और ये आइडेंटिफाई कर लेना हमारा पहला स्टेप होगा कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। दूसरा स्टेप होगा प्लानिंग स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब हर जगह जो भी रिसोर्स पाया जाता है वहाँ पे उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले जब हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में तो हमने देखा था कि कई जगह बहुत रिसोर्सेज पाए जाते हैं बट हमें पता ही नहीं है कि उनको यूज़ कैसे करना है। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को अलग अलग रीजन्स पे किस तरह से डेवलप किया जाए। तीसरा स्टेप हम ये लेंगे कि मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि जैसे झारखंड में कोल बहुत पाया जाता है तो हमने ये टारगेट बना लिया कि भाई कोल की माइनिंग करानी पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल को यूटिलाइज कर सकें और उसको फिर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकें। अब पता चला कि हम इतना ज़्यादा विगरस हो गए कि भाई कोल माइनिंग करनी है और माइनिंग करनी है कि इस चक्कर में झारखंड का जो लैंड है वो पूरा लैंड ख़राब हो गया और वो एकदम एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ ख़त्म हो गया। उस एरिया में पूरा इतना पॉल्यूशन हो गया कि वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उस पूरे एरिया में और उस एरिया के आसपास के एरिया में नई प्रॉब्लम्स आने लगेंगी क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो अब खुश नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे किसी भी एक रीजन में वो ऐसा होना चाहिए कि वो ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट के सिंक में होना चाहिए। उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो उस स्टेट का इतना बुरा हाल हो जाए कि ओवरऑल देश का ही जो है बुरा हाल हो जाए, राइट। तो इसीलिए रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान इस तरह का होना चाहिए जो हम कंफर्टेबली इम्प्लीमेंट कर सकें। चौथा स्टेप, रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कंजर्वेशन जो है ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जब हम रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग जो है ये अकेले कुछ हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर एक तरफ हम ये प्लान कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये रिसोर्सेस है इसको यूटिलाइज कैसे करें, नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं तो ये कोई काम नहीं आने वाला। तो इसीलिए एक तरफ जितना ज़रूरी रिसोर्स प्लानिंग है उतना ही ज़रूरी रिसोर्स कंजर्वेशन है। हमें देखना पड़ेगा कि फिजूल में हम किसी भी रिसोर्स को वेस्ट ना करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्स। लैंड एक ऐसी चीज़
जो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। लैंड सपोर्ट करती है वेजिटेशन यानी कि फार्मिंग, लैंड के ऊपर खेती होती है। लैंड सपोर्ट करती है ह्यूमन सेटलमेंट, हम सभी ह्यूमन बींग्स लैंड के ऊपर ही रहते हैं। पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ लैंड के ऊपर रहता है, इतनी कंस्ट्रक्शंस लैंड के ऊपर होती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लैंड के ऊपर होता है। तो लैंड एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है हम सभी के लिए। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के लैंड के रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, ये वर्ड आप ज्योग्राफी बुक में अक्सर ही देखते होंगे, बट रिलीफ फीचर्स होता क्या है? रिलीफ फीचर्स बताता है हमें टेरेन ऑफ द अर्थ। ये बताता है कि किस तरह से लैंड के एलिवेशन चेंज होते हैं, तो उससे फिजिकली और ज्योग्राफिकली क्या चेंजेस आती हैं। एलिवेशन यानी कि ऊंचाई, तो लैंड की ऊंचाई की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है माउंटेन्स, पहाड़, उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है, राइट। तो सबसे ऊंचा माउंटेन्स, उससे नीचे होती है वैलीज, जो काइंड ऑफ छोटे माउंटेन्स की तरह होते हैं, और वैलीज से नीचे होते हैं प्लेटोज। प्लेटोज जो हैं वो हम कह सकते हैं हाई प्लेन्स होती हैं, मतलब एकदम समतल भूमि नहीं होती है, उससे थोड़ी ऊपर होती है। और उसके बाद सबसे नीचे होता है प्लेन यानी कि समतल भूमि, ठीक है। तो ये चार होते हैं रिलीफ फीचर्स। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में जो पूरा जितना लैंड है उसमें से कितना परसेंट माउंटेन्स है, कितना प्लेन्स है और कितना प्लेटोज है। तो इंडिया में अगर हम डिवीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया में 43% ऑफ द लैंड जो है वो प्लेन्स है। तो ये अगर ये मान लेते हैं ये पूरा इंडिया का लैंड है, तो इसका 43% क्या है? प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स हैं और 27% हैं प्लेटोज। तो इस तरह से इंडिया का जो लैंड है वो डिवाइडेड है। अब प्लेन्स जो है ये किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? प्लेन्स जनरली यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, यानी कि लोगों के रहने के लिए। हमारे घर वगैरह जो बने होते हैं वो सब प्लेन्स में बने होते हैं जनरली, ठीक है। अब अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स का क्या पर्पस होता है? माउंटेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कि वो सोर्स ऑफ रिवर्स होते हैं, रिवर्स वहीं से शुरू होती हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है टूरिज्म के लिए, हिल स्टेशंस बहुत पॉपुलर होते हैं, राइट। अब आते हैं प्लेटोज में। प्लेटोज में क्या होता है? प्लेटोज में जनरली रहते हैं फॉरेस्ट्स, और जहाँ फॉरेस्ट्स वहाँ पे खूब सारे रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस भी खूब सारे होते हैं। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं प्लेटोज में, ठीक है। तो ये हमारी 3 कैटेगरी होगी इंडिया में। अब अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है और कहाँ पे प्लेन्स। तो ये जो ब्राउन वाला रीजन आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या है? हिमालयाज यानी कि माउंटेन्स। और ठीक उसके नीचे जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हैं वो है नॉर्दर्न प्लेन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? ये प्लेन्स हैं, ये वाला एरिया। तो अगर आप मैप में अब इसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं जैसे कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला वगैरह, वो सारे ये वाले माउंटेनियस रीजन्स के पास में हैं। और प्लेन वाले रीजन में जो हमारे नॉर्मल प्लेन वाले एरियाज़ हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो इधर का आप ये येलो वाला एरिया देख रहे हैं, ये साइड में, ये क्या है? ये है कोस्टल एरियाज़, क्योंकि इनके आसपास जो है समुंदर है, राइट। तो इसीलिए जैसे अगर आप महाराष्ट्र चले जाएं या गुजरात चले जाएं या गोवा चले जाएं, केरला चले जाएं, इन सब में आपको कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, बीचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा एरिया है, ये है डेजर्ट, इधर है राजस्थान, राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है। और ये जो बीच वाला ये एरिया है ये है डेक्कन प्लेटो, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटोज जो हैं वो डिवाइडेड हैं। चलिए तो देखते हैं कि इस लैंड को हम इंडिया में किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो ये लैंड फॉरेस्ट्स की तरह यूज़ होता है, एक तो कुछ लैंड होते हैं जो एग्रीकल्चरल होते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, और दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड।
अब आप कहेंगे कि चलो एग्रीकल्चरल लैंड में तो भाई खेती बाड़ी की जाती है, समझ में आ रहा है, बट नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में क्या किया जाता है? इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे एक इसके अंदर आ सकता है बैरन लैंड, जिसको कि हम कहते हैं वेस्ट लैंड। मतलब वो जो है बंजर ज़मीन होती है जहाँ पे खेती बाड़ी हो नहीं सकती है, वो बस ऐसे ही खुला सा ज़मीन पड़ा होता है, तो वो वेस्ट लैंड भी कहा जाता है। काफ़ी ऐसे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह। हर तरह के कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो भी लैंड पे होते हैं, और वो भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे ही होता है। फिर होता है ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जिस लैंड पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, जैसे बकरियां, गाय, ये सब जो हैं बड़े बड़े खेतों में जाते हैं और वहाँ से घास खाते रहते हैं। तो इस तरह के लैंड को हम कहते हैं ग्रेजिंग लैंड, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स जो है ग्रेज करते हैं, ग्रासेस को खाते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ग्रेजिंग लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा खासा परसेंटेज एनिमल्स का जो है वो अपना खाना उन्हें मिलता है यही ग्रेजिंग लैंड से। एक होता है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड जिसमें 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से कल्टीवेशन नहीं हुई है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे कल्टीवेशन कभी होगी ही नहीं, बट येस, पिछले 5 साल से ऊपर से वहाँ पे किसी भी तरह का कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी कुछ नहीं हुई है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कल्टीवेबल, यानी कि कल्टीवेशन हो सकती है बट फिलहाल वेस्ट लैंड है, तो इसीलिए नाम है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। और एक होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब होता है कि जिस ज़मीन को जोता गया है, प्लाव किया गया है, लेकिन कल्टीवेट नहीं किया गया है। क्यों? उसमें क्रॉप्स नहीं उगाए गए हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोडक्शन ना करें। तो ये ज़मीन ऐसी है, आप समझ लीजिए जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं ना, ज़रूरत पड़ने पे हम उनको बोलते हैं खेलने के लिए, उसी तरह से ये ज़मीन जो है जोत के रखा जाता है, रेडी रखा जाता है, लेकिन इसमें हम फसल ऐसे ही नहीं उगाते हैं ताकि फालतू में एक्स्ट्रा फसल ना उगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फसल कुछ काम तो आएगा नहीं, वो वेस्ट होगा। तो उस वेस्टेज को ना करने के लिए हम वहाँ पर फसल नहीं उगा। अब यहाँ पर जब हम लैंड के इतने अलग अलग टाइप के यूजेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 टर्म्स समझेंगे। एक होता है नेट सोन एरिया, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं NSA, और दूसरा होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि GCA। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम ऑफ द टॉपिक जाके इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि लैंड का कितना लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, कितना नॉन एग्रीकल्चर के लिए। तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस तो हमने यहाँ पे देख लिया। जब हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 2 टर्म्स होते हैं ना, ये कैसे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो ये होता है नेट एरिया सोन विथ क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। एक साल में ऐसा नहीं होता है कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल हैं वो सारे में हम क्रॉप्स उगाते हैं हर साल, ऐसा नहीं होता है। तो जितने एरिया में हम क्रॉप्स उगाते हैं उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लेते हैं ये ऐसे ही एक प्लॉट सॉर्ट ऑफ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर अलग अलग प्लॉट्स हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लॉट है जिसका एरिया है x यूनिट स्क्वायर, ये एक दूसरा प्लॉट है जिसका एरिया है y यूनिट स्क्वायर, और ये एक तीसरा प्लॉट है जिसका यूनिट है z यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये 3 एरियाज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल एरिया जो हमने पूरे साल में जिसमें क्रॉप्स हमने उगाए हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो x एरिया है इसमें हमने पूरे एक साल में 2 बार क्रॉप्स उगाए हैं इसमें, ठीक है। 2 बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं ना, एक बार हमने 1 राउंड उगाया, उसके बाद 6 महीने में वो सारा हो गया, फिर हमने 1 राउंड और उगाया, राइट। तो ये x एरिया हमारा वैसा है। Z एरिया जो है उसमें हमने कुछ क्रॉप्स उगाया ही नहीं, और जो ये Y एरिया है इसमें हमने एक ही बार उगाया, ठीक है। यहाँ उगाया ही नहीं, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। अब जब हम नेट सोन एरिया बोलेंगे इसका मतलब नेट एरिया जहाँ पे क्रॉप्स उगे हैं किसी एक साल में, तो वो कितना हो जाएगा, x एरिया जो है इसमें भी क्रॉप उगे हैं,
और वाई एरिया जो है उसमें भी क्रॉप उगे हैं, बट जेड एरिया में क्रॉप उगा ही नहीं है। तो इसीलिए नेट सोन एरिया हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इस केस पे जब हम नेट सोन एरिया कैलकुलेट करते हैं तब हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पूरे साल में कितनी बार क्रॉप्स उगा है, उसका मतलब है कि कितना ऐसा एरिया है जहाँ पे इस पूरे साल में क्रॉप्स उगाए गए हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, तब हम बात करते हैं कि एरिया सोन, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल कितने कितने एरिया में कितनी कितनी बार हमने उगाया है। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सोन एरिया मतलब जितने भी एरिया में हमने उगाया है जो कि है एक्स प्लस वाई, नेट सोन एरिया हमारा एक्स प्लस वाई है, प्लस ऐसा कौन सा एरिया है जहां हमने एक बार से ज़्यादा बार उगाया है। तो यहाँ पे जैसे x में हमने उगाया है एक बार से ज़्यादा, तो नेट सोन एरिया प्लस x, तो ये हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जो है ये नंबर्स बहुत ही अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में, तो वहाँ पे नेट सोन एरिया जो है वो 80% से भी अधिक होता है। यानी कि वहाँ का जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 80% से ज़्यादा लैंड में हर साल जो है क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, वहाँ पे जो नेट सोन एरिया होता है वो लेस देन 10% होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क है। एक तरफ पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट है जहाँ पर नेट सोन एरिया जो है वो 90% से भी, वहाँ 80% से अधिक है, और दूसरी तरफ मणिपुर और मिजोरम जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पर नेट सोन एरिया जो है वो 10% से भी कम है। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए जब हम लैंड यूजेज की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारा जो लैंड है उसकी क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड हो चुकी है। हमने लैंड को बर्बाद कर दिया है बहुत सारे हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से। कुछ नेचुरल फोर्सेस के भी रोल हैं, बट मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही लैंड डिग्रेड हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के मेजर रीजंस कौन से हैं, कौन सी हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओवरग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है कि जो लैंड है वो उसकी क्वालिटी ही खराब हो जाती है एग्रीकल्चर के पर्पज से। दूसरा है ओवर इरिगेशन। जब हम इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग द फील्ड्स, लेकिन जब हम ओवर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, या फिर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती रहती है बहुत दिनों तक, तो क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी इस तरह से जम जाता है। उसकी वजह से पानी में जो है सैलाइन डिपॉजिट्स बन जाते हैं और इससे जो लैंड की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस तरह की ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम्स कई बार पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी ये सब जगहों में देखा जाता है। कभी कभी अधिक बारिश की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज डेवलप हो गए हैं हर तरफ कि उनके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं वो जहाँ तहाँ फेंक दिए जाते हैं। मतलब लोग उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, ऐसे ही लैंड में फेंक के छोड़ देते हैं। बहुत हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस वगैरह होते हैं, उससे भी लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, इतनी इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने की वजह से बहुत जगह बहुत सारे पेड़ वगैरह भी काट दिए जाते हैं और उससे भी जो लैंड की क्वालिटी है वो ख़राब होती है। माइनिंग, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में जहाँ पे कोल माइंस बहुत पाए जाते हैं, वहाँ माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बट माइनिंग की वजह से भी जो लैंड है उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए तो डेफिनेटली काम नहीं आता है। ये तो हमने देख लिया कि हमने किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन किया है। तो अब जब प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ही देना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा ताकि हम डिग्रेडेड लैंड को कुछ बेटर बना सके या फिर लैंड डिग्रेडेशन की प्रोसेस को थोड़े रोक सके। तो कुछ चीज़ें जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो है, सबसे पहला, प्लांट ट्रीज। अगर हम जगह जगह पेड़ लगाएंगे, पौधे उगाएंगे, तो उससे क्या होगा, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और सॉइल इरोजन काफ़ी कम होता है। दूसरा,
स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग अपने लिमिट तक ठीक है, लेकिन अगर हम ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं एनिमल से तो वो पूरा का पूरा लैंड खराब हो जाता है। तो वी हैव टू स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। तीसरा, मैनेज वेस्ट लैंड्स। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे टोटल लैंड का बहुत कम परसेंटेज लैंड जो है वो वेस्ट लैंड की तरफ पड़ा रहे। हमें लैंड को मेंटेन करना होगा ताकि वहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या किसी भी तरह की दूसरी एक्टिविटी कर सकें, बट उसे ऐसे ही वेस्ट लैंड की तरफ पड़े ना दे। तो इसीलिए लैंड का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। चौथा, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि जाहिर सी बात है कि माइनिंग ज़रूरी है, क्योंकि कोल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो कोल की माइनिंग तो करनी पड़ेगी, तो करिए, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा ना हो कि कोल की माइनिंग करते करते वहाँ का पूरा ज़मीन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए माइनिंग एक्टिविटीज़ अपने लिमिट में ही होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलते हैं उसमें बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स, पॉइजनस गैसेस वगैरह होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि वो जहाँ तहाँ हम ना गिरा दें, क्योंकि अगर हम उसको जहाँ तहाँ डिस्पोज कर दे रहे हैं तो जिस जगह पे वो डिस्पोज हो रहा है इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स, वहाँ का जो लैंड है वो बिल्कुल पॉइजन बन जा रहा है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कोई भी चीज़ शायद वहाँ सर्वाइव ना कर पाए। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट्स को हम बहुत ही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबिलाइज सैंड ड्यून्स। अगर आप कभी डेजर्ट एरिया में गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बालू ही बालू होती है, और वहाँ पे विंड भी बहुत तेज़ चलती है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ होते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ड्राई एरिया होता है, तो ऑब्वियसली प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होता भी नहीं है, जिसके कारण जब भी तेज़ हवा चलती है जो सैंड है वो हवा के साथ फुड़ हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्लांट्स तो हम उगा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बट हम वहाँ पे थॉर्नी बुशेस ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि थॉर्नी बुशेस जो हैं वो उस तरह के ड्राई क्लाइमेट्स में भी टिक जाते हैं, और वो जो हैं एटलीस्ट सैंड को हवा के साथ उड़ जाने से रोक सकते हैं। तो एटलीस्ट वो इरोजन वाला पार्ट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल का बहुत क्रिटिकल रोल है। अगर सॉइल नहीं तो प्लांट नहीं। और प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी हम सबको पता है। अगर एक छोटी सी बात को कंसिडर करें कि हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्लांट से ही खाना मिलता है, क्योंकि प्लांट एक लौते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। बाकी तो सारे ही ऑर्गेनिजम्स या तो डायरेक्टली प्लांट से अपना खाना लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली, या तो फिर वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल के बारे में अच्छी तरह से जानें, और यहाँ पर हम ये भी देखें कि सॉइल किस तरीके से एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्यों वैल्यूएबल रिसोर्स है? ऑब्वियसली क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन अब सॉइल जो है वो तरह तरह के पाए जाते हैं, और अलग अलग तरह के सॉइल अलग अलग तरह के प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मुझे वीट की खेती करनी हो तो उसके लिए शायद मुझे एक ऐसा सॉइल चाहिए जो बहुत फर्टाइल हो, तभी हम वहाँ पे वीट की खेती कर सकेंगे। लेकिन वहीं अगर मुझे मिलेट्स की खेती करनी हो, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी खेती करनी हो, तब शायद अगर मेरा ऐसा सॉइल भी हो जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, तब भी मैं ये खेती कर सकती हूँ। तो इसी तरह से चलिए देखते हैं कि सॉइल के कितने टाइप्स हैं और उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं और वो किस तरह के क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अलग अलग सॉइल टाइप्स, कितने तरह के सॉइल्स होते हैं, उनकी कैसी क्वालिटी होती है, कैसी फर्टिलिटी होती है, और किस तरह के प्लांट्स उनमें अच्छे से ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एल्यूवियल सॉइल से। तो एल्यूवियल एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए आपने एल्यूवियल सॉइल का काफ़ी नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। और अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है मोस्टली एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो सॉइल है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओल्ड एल्यूवियल, दूसरा होता है न्यू एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल को बंगार भी कहा जाता है और न्यू एल्यूवियल को खादर भी कहा जाता है। अच्छा, एल्यूवियल जो सॉइल है इसका नाम एल्यूवियल सॉइल क्यों पड़ा?
ये इसका नाम पाया गया है इस वर्ड से, एलुवियम, जिसका मतलब होता है डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। चूँकि ये जो सॉइल है ये ऐसे ही बनता है कि जैसे बहते हुए पानी के डिपॉजिट से ही ये सॉइल बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलुवियल। कहाँ पाया जाता है, जैसे कि बहुत ही क्लियरली मैप में दिख रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के पास में भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। ये क्या चीज़ से बना होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सभी चीज़ें होती हैं। लाइम, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। किस तरह के प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं, शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस। चूँकि ये जो इस तरह का जो सॉइल है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसीलिए जहाँ पर भी इस तरह का सॉइल पाया जाता है वो काफ़ी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से फसल उगाई जाती है और वहाँ वो जो एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड भी होते हैं, क्योंकि चूँकि वहाँ पे खाने पीने की सामान अच्छी तरह से मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी रहते हैं, राइट। तो ये था एलुवियल सॉइल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। नाम ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ देखते हैं ब्लैक सॉइल, ये रहा ब्लैक सॉइल। ग्रे कलर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये है ब्लैक सॉइल का रीजन, जो कि डेक्कन प्लेटो का ही नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये बना होता है मोस्टली क्ले से, जिसकी वजह से इसका ब्लैकिश कलर भी आता है। इसमें कोई टाइप्स नहीं होते हैं। फर्टिलिटी वाइज ये फर्टाइल होता है, बट ये सिर्फ ड्राई सीजन में ही फर्टाइल होता है, ये देखने वाली बात है। ये थ्रू आउट द ईयर जो है इतना फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि जब वेट सीज़न आता है, जैसे कि रेनी सीज़न, जब बारिश बहुत होती है, मॉइस्चर बहुत होता है, ऐसे सीज़न में ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है, क्योंकि ये जो सॉइल है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये क्ले से बनी होती है, तो जो पानी है ना, ये पानी को अपने आप में रिटेन कर लेती है और इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी टाइप की हो जाती है वेट सीज़न में। हालांकि ड्राई सीज़न में जो है ये मतलब फर्टाइल ही होती है, बट जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तब भी इस सॉइल में हम देखते हैं कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें फॉस्फोरस नहीं होता है ब्लैक सॉइल में, बट इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ब्लैक सॉइल को कई बार कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला टाइप है रेड एंड येलो सॉइल। इनका कलर होता है रेडिश येलो, इसीलिए नाम है रेड एंड येलो सॉइल। अब ये रेड कलर क्यों होता है इस सॉइल का, इसका रेड कलर होता है आयरन की वजह से, क्योंकि इस वाले सॉइल के अंदर आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इस तरह का जो सॉइल होता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये अपने अंदर वाटर को रिटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए ये जो इस टाइप का जो सॉइल है ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है ड्राई लैंड्स में, क्योंकि ये अपने अंदर वाटर तो होल्ड नहीं कर पाता है, और ड्राई लैंड्स में वैसे ही वाटर नहीं होता है, बट प्लांट्स के लिए तो वाटर चाहिए होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, स्पेशली ड्राई लैंड्स में। लेकिन अगर इसी सॉइल का, ये रेड एंड येलो सॉइल का एक बहुत ही फाइन ग्रेन वाली वैरायटी भी मिलती है, वो वाली वैरायटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो फिर हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, अगर ये फर्टाइल नहीं है तो हम इसमें मैन्योर मिक्स करके इसको फर्टाइल बनाते हैं और तब हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो सॉइल है ये एक ऐसा सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसीलिए इस तरह के सॉइल में हम उगाते हैं मिलेट्स। मिलेट्स किसको कहते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सारे मिलेट्स कहलाते हैं। तो मिलेट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी वाले सॉइल की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए इस तरह के लेस फर्टाइल सॉइल में हम मिलेट्स उगाते हैं। लेकिन अगर कोई रेड एंड येलो सॉइल है जो फर्टाइल है, जैसे कि मैंने बताया फाइन ग्रेन्स वाले कभी कभी फर्टाइल भी होते हैं, तो उसमें हम व्हीट, पोटैटो वगैरह भी उगाते हैं, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है, रेड एंड येलो, ये जो रेडिश वाला कलर है हमको दिख रहा है, ये साउदर्न पार्ट्स में पाया जाता है डेक्कन प्लेटो के, और ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में ये पाया जाता है। अगला सॉइल टाइप है लैटेराइट। ये वर्ड कहाँ से आया, लैटर का मीन्स होता है ब्रिक। तो इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन को देखें या अगर इसकी फर्टिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी कम फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये है नहीं। अच्छा, तो अब ये लैटेराइट सॉइल जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये कम फर्टाइल होता है, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
कि लैटेराइट सॉइल जो है ये बेसिकली पाया जाता है ब्लैक सॉइल से ही। ठीक है, तो होता ये है कि जब बहुत हेवी रेनफॉल हो और टेम्परेचर बहुत हाई हो तो ब्लैक सॉइल जो है वो चेंज हो जाता है लैटेराइट सॉइल में, यानी कि हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल, ये दोनों फैक्टर में ब्लैक सॉइल लैटेराइट सॉइल में चेंज हो जाता है। इसी वजह से अगर आप ये देखें कि ये सॉइल पाया कहाँ जाता है, ये है लैटेराइट सॉइल, और आप देखेंगे कि ये वहीं पाया जाता है जहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता है, मतलब नहीं, ना कि सब जगह। ब्लैक सॉइल जहाँ पे पाया जाता है उसी के कुछ कुछ रीजन्स में ये सॉइल पाया जाता है जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, क्योंकि हेवी रेनफॉल में ब्लैक सॉइल जो है वो लैटेराइट सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये ह्यूमस रिच होता है एवरग्रीन रीजन्स में और ह्यूमस पुअर होता है सेमी एरिड रीजन्स में। ठीक है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं इस सॉइल को, क्योंकि फर्टिलिटी तो इसमें है नहीं, तो इस सॉइल को हम जनरली बिल्डिंग मटेरियल्स की तरह यूज़ करते हैं इंडिया में। तो ये भी इनकी एक खासियत है कि ये इंडिया में जो है, इसीलिए इसको ब्रिक, लेटराइट, ब्रिक वर्ड से आया है, तो इंडिया में इसको हम बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको एग्रीकल्चर में जैसे टी, कॉफ़ी, कैश्यूनट वगैरह उगाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये सॉयल्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर तभी हो सकती है जब इसमें हम फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स करें ताकि इसकी फर्टिलिटी थोड़ी बेटर हो। ठीक है, अब बात करते हैं एरिड सॉइल्स की। एरिड का मतलब होता है ड्राई। इस तरह का सॉइल पाया जाता है डेजर्ट एरिया में, जैसे कि राजस्थान। कॉम्पोजिशन कैसा होता है, सैंड, सैंडी, सॉल्ट रिच। ठीक है, फर्टिलिटी ऑब्वियसली लेस फर्टाइल, इसी वजह से आपने देखा होगा कि डेजर्ट एरियाज में पेड़ पौधे इतने होते नहीं हैं। लेकिन लेस फर्टाइल सॉइल में हम क्या उगा सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर ड्राई वेदर है, लेस फर्टाइल है, वाटर कंटेंट कम है, तो इस तरह के सॉइल में हम उगा सकते हैं मिलेट्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप राजस्थान साइड जाते हो तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल फूड होती है ना, उसमें बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, ये सब काफ़ी पॉपुलर डिशेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बाजरा, जवार वगैरह वहाँ के वेदर में अच्छे उगते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं फॉरेस्ट्स और माउंटेन एरियाज़ में। इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये लोमी और सिल्टी भी होते हैं और लो ह्यूमस भी होते हैं। लोमी का मतलब क्या होता है? लोमी मतलब होता है जिसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों चीज़ प्रेजेंट हो। सिल्ट क्या होता है? फाइन सैंड के जैसा ही होता है बट और फाइन होता है और महीन दाने होते हैं उसके। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसका जो फर्टिलिटी होता है इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। फॉरेस्ट एरियाज़ में पाया जाता है तो कई जगह ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से इतने सारे प्लांट्स और ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। इसको जनरली हम स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, यही सब उगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैप में हम देखें तो फॉरेस्ट और माउंटेनस वाले ये ऊपर के हिल स्टेशन एरियाज़ में पाए जाते हैं इस टाइप का सॉइल। तो ये जो मैंने टेबल बना रखा है सॉइल टाइप्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि हर सॉइल के बारे में आइडिया लगेगा, कहाँ पाया जाता है, क्या कॉम्पोजिशन है, कौन से प्लांट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि इससे आपको कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कितने तरह के सॉइल हैं और वो कैसे काम आते हैं। बट कंसर्न की बात ये है कि सॉइल का भी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हो रहा है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हम किसे कहते हैं? जब बहुत तेज़ बारिश होती है या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके साथ क्या होता है, सॉइल का जो ऊपर का लेयर है वो पूरा का पूरा लेयर धुल के चला जाता है। और इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए और जो वो टॉप लेयर में होती हैं, वो सारी की सारी धुल के चली जाती है। तो जो सॉइल रह जाता है वो आधा अधूरा रह जाता है, जिसकी क्वालिटी खराब हो चुकी होती है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे पूरे प्लांट के ग्रोथ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है।
तो इसीलिए इसे ही हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और अब हमें ये देखना है कि क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से हम सॉइल इरोजन को रोक सकें। तो अभी हम कुछ ऐसी ही टेक्निक्स की बात करेंगे जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, जहाँ पे लार्ज स्केल फार्मिंग हो रही है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी यूज़फुल। तो चलिए देखते हैं। पहला जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो है शेल्टर बेल्ट्स। इस पिक्चर से ही आपको समझ आ जाएगा कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है। अगर आप देखें तो फील्ड के चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज उगाए गए हैं। ऐसा क्यों? ये जो ट्रीज हैं इससे हम एक बाउंड्री टाइप की बना देंगे, एक स्ट्रेट बाउंड्री बन जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जो विंड की जो स्पीड है वो स्पीड को हम कम कर सकते हैं। और जब विंड की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, विंड के साथ साथ सॉयल उड़ता हुआ नहीं चला जाएगा, तो उससे हम सॉयल इरोजन को रोक सकते हैं। दूसरा टेक्निक जो अपनाया जाता है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें अगर आप फोटो को देखें ध्यान से तो जो पूरी फील्ड है इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरा स्ट्रिप है, उसी तरह से ये तीसरा स्ट्रिप है। तो इसी तरीके से इस पूरे फील्ड को ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, हर 2 स्ट्रिप के बीच में जो है ग्रास लगे हुए हैं, ग्रासेस हैं, घास उग रहे हैं। इससे क्या होता है, ये स्ट्रिप्स बना देने की वजह से जो विंड का जो फोर्स है वो टूट जाता है, और जिसकी वजह से विंड जिस तेज़ी से आता है वो उस तेज़ी से नहीं कंटिन्यू कर पाता है, और जिसकी वजह से वो सॉयल को अपने साथ नहीं ले जाता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग से भी हम विंड के स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा टेक्निक है टेरेस कल्टीवेशन। तो अगर आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, और इसमें दिख रहा है हमें कि किस तरीके से माउंटेन एरियाज़ में हम क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं और सॉयल को कंजर्व करते हैं। इसको सीढ़ियों की तरह बना दिया गया है। अगर आप देखें तो पूरे जो फील्ड को सीढ़ियों की तरह बना दिया गया है माउंटेन एरिया में, और इस तरह से स्टेप्स बनाए हैं। स्टेप्स बनाने से क्या होता है, हर एक स्टेप में एक आउटलेट है जिससे पानी जो है वो दूसरे स्टेप में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो वाटर इरोजन है वो रुक जाता है, क्योंकि जब पानी एक साथ पूरा पानी बहता है तो वो अपने साथ सॉइल को भी लेके जाता है। लेकिन जब पानी जो है वो हर एक स्टेप में आउटलेट के थ्रू दूसरे स्टेप में जाता है, तो पानी ना तो उस बहाव से जाता है ना ही उस तेज़ी से जाता है, और जिसकी वजह से वो अपने साथ सॉइल को नहीं ले जा पाता है। अब टेरेस कल्टीवेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो कंस्ट्रक्शन करना है टेरेस का और जो मेंटेनेंस है ये एक हाई मेंटेनेंस चीज़ है। दूसरा है कि जब कभी अगर हेवी रेनफॉल हो, बहुत हेवी रेनफॉल हो, तो उस केस में जो है थोड़ी वाटर सैचुरेशन हो सकती है, क्योंकि उतना ज़्यादा पानी जो है ना वो यहाँ पे एक लगातार तो बह के निकलेगा नहीं, तो पानी जो है थोड़ी सी वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, और अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया तो मड स्लाइड्स भी हो सकते हैं जिसमें पैर फिसलने के चांसेस होते हैं। मतलब मड और पानी मिल करके बहुत जगह जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा स्मूथ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हर जगह इस तरह के क्रिस क्रॉस हैं, तो उन सब जगहों में वाटर लॉगिंग या हेवी रेनफॉल के टाइम में दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनली जो चौथा टेक्निक हम देखेंगे वो है कॉन्टूर प्लाविंग। कॉन्टूर प्लाविंग में ये होता है कि जो ओरिजिनल शेप होता है स्लोप का वो ऑल्टर कर दिया जाता है, और एलिवेशन कॉन्टूर लाइंस बना दिए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो लाइंस है ना, इनमें डेप्थ है, लाइक एज इन इनमें हाइट है, राइट। तो इसीलिए ये जो है ना एक बराबर लेवल का फील्ड नहीं है, इसमें इस तरह की लाइंस बना के उसको एक तरीके से, जैसे पिछले टेरेस कल्टीवेशन में स्टेप्स थे, यहाँ प्रॉपर स्टेप्स नहीं है, बट हल्का हल्का ऊंचा नीचे होने की वजह से पानी का बहाव जो है वही कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पानी बहता है उसका वेलोसिटी कम हो जाता है और वाटर इरोजन नहीं हो पाता है। तो इसमें हम यही करते हैं कि पूरे फील्ड को जो है इस तरह की शेप उसकी चेंज कर देते हैं और ऐसे कॉन्टूर बना देते हैं, एलिवेशन कॉन्टूर बना देते हैं। बहुत छोटी हाइट की होती है ये, ऐसे प्रॉपर सीढ़ी के जैसे नहीं होती है, बहुत ही छोटे छोटे हाइट की इस तरह के हम लेयर्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक है जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं या फिर सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और किस तरह से सॉइल को बचा के रखने में ही समझदारी है। तो कुछ टेक्निक्स भी हमने डिस्कस किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी सॉइल रिसोर्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी फिर से एक नए लेसन के साथ, इनफैक्ट एक नए लेसन के वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।